उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। पहले पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी तो अब सुगबुगाहट कैबिनेट विस्तार की होने लगी है। जी हां, जो विस्तार की बात हमें सामने जो हमारे आ रही है वो पीडीए की काट के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जिसमें फोकस कुर्मी समाज के साथ पिछड़ा और दलित समाज पर है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ चल रही है तो समाजवादी पार्टी पीडीए को हथियार बना रही है। पंकज चौधरी को प्रदेश की कमान देकर पूर्वांचल साधने की कोशिश हुई है तो अब मकर संक्रांति के बाद योगी कैबिनेट विस्तार की तैयारी हो रही है। कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस न करने वाले कुछ मंत्रियों को दरकिनार भी किया जा सकता है। कैबिनेट एक्सटेंशन में फोकस कुर्मी समाज को लेकर है और इसलिए कुर्मी समेत अन्य पिछड़ी और दलित जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। रेस में भूपेंद्र सिंह चौधरी, एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह, राजेश चौधरी, पंकज सिंह, ठाकुर रामवीर सिंह के अलावा सपा की बागी नेता पूजा पाल शामिल हैं। 2027 चुनाव के लिए बनाई जा रही इस टीम को पीडीए के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बिठाने पर भी फोकस है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए के दम पर लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी। 2022 में सरकार बनने के बाद मार्च 2024 में कैबिनेट में फेरबदल किया गया था, जिसमें ओपी राजभर और दारा सिंह को कैबिनेट में शामिल किया गया था, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अनिल कुमार और सुशील शर्मा को जगह दी गई थी। और अब एक बार फिर कैबिनेट एक्सटेंशन की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन यूपी में कैबिनेट समीकरण क्या है वो आपको समझना चाहिए। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री समेत 21 कैबिनेट मंत्री, 19 राज्य मंत्री और 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, यानी कैबिनेट में कुल 54 मंत्री हैं और नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल में 60 सदस्य हो सकते हैं। इस तरह 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 1-2 मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। गोवा पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इन भगोड़े भाइयों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया, जहां गोवा पुलिस ने भगोड़े भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था। गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय और सीबीआई की मदद से इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से आरोपी ब्रदर्स की गिरफ्तारी की अपील की थी। इसी के बाद इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। जब गोवा के नाइट क्लब में जश्न देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गया था, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। कई लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए थे। जब नाइट क्लब में आग की लपटें उठ रही थी, लोग अपनी जान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तब उसके मालिक लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भागने के लिए टिकट बुक करा रहे थे। करीब 10 दिन तक थाईलैंड की सैर करने के बाद आरोपी लूथरा ब्रदर्स शिकंजे में आ चुके हैं, जिनका अब हिसाब होना बाकी है। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लाया जा चुका है। फिलहाल दोनों गोवा पुलिस की कस्टडी में हैं। बड़ी खबर इस समय की, एयरपोर्ट से दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है, जहां से कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। तो लूथरा ब्रदर्स का ये एक सरकारी प्रक्रिया है, नियम है, नियम के तहत मेडिकल कराया गया है। थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी की जाएगी। कड़े विरोध और नारेबाजी के बीच सरकार ने मनरेगा की जगह नया वीबीजी रामजी बिल पेश किया है। इस दौरान संसद के अंदर और बाहर विपक्षी सांसदों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी का कहना है कि नाम बदलने से गरीबों का भला नहीं होगा। संसद के अंदर हंगामा और संसद के बाहर प्रदर्शन। जहां भी विपक्षी सांसदों को जगह मिली, वहां गांधी जी की तस्वीर के सामने उन्होंने नए बिल के खिलाफ विरोध जताया। सच्चाई ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये बिल क्या है, इसके बारे में भी जाने। इसका नाम जी राम जी बिल है। इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। इस बिल में राज्यों की भी हिस्सेदारी तय की गई है, जबकि मनरेगा में सिर्फ केंद्र की ही हिस्सेदारी होती थी। सरकार का कहना है कि ये नया कानून मनरेगा का नया वर्जन है। संरचनात्मक कमियों को दूर करते हुए रोजगार पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को मजबूत करता है। वहीं बिल को लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। विपक्ष भगवान राम के नाम का गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो राम की बात तो ना ही करें।
नाम बदलने की राजनीति से कोई बहुत लाभ नहीं पहुंचने जा रहा है। 125 दिन क्यों, 200 दिन क्यों नहीं, और फिर जो योजना चल रही थी उससे किसान को कैसे लाभ पहुंचेगा सीधा। दुख की बात यह है कि इस नए कानून में सीधे से मनरेगा के आप हक गरीब का आप खो के आप गरीब के पेट में लात मार रहे हैं और भगवान राम के नाम के पीछे आप छिप रहे हैं। जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? आज भारत सिर्फ वैश्विक मंच पर मौजूद देश नहीं रहा बल्कि दिशा तय करने वाली ताकत बन चुका है, और इसकी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे पर तब मिली जब वहां भारत को मिला एक असाधारण सम्मान पूरी दुनिया के लिए संदेश बन गया। जॉर्डन के दौरे पर पीएम मोदी और प्रिंस क्राउन अल हुसैन बिन अब्दुल्ला की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने दुनिया का ध्यान खींच लिया, क्योंकि जॉर्डन के क्राउन प्रिंस खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक लेकर गए। ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं थी बल्कि भारत को दिया गया सम्मान था। खास बात यह है कि क्राउन प्रिंस अल हुसैन पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के वंशज माने जाते हैं। उनका इस तरह पीएम मोदी के साथ बैठना भारत की सॉफ्ट पावर की ऊंचाई दिखाता है। इस दौरे पर पीएम मोदी ने इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल गवर्नेंस, संस्कृति और तकनीकी सहयोग को लेकर कई अहम समझौते हुए। इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया पहुंच चुके हैं। अदीस अबाबा में उनका भव्य स्वागत किया गया। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का। ये देखिए, इथियोपिया से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अदीस अबाबा में भव्य स्वागत की तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया पहुंच चुके हैं। जॉर्डन के बाद ये दूसरा देश जहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम वो अधिकारी स्वागत करते हुए, ये देखिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको की संसद से आया वीडियो। यहां संसद में ट्रांसपेरेंसी संस्थान को भंग करने के प्रस्ताव के विरोध में जमकर हंगामा देखने को मिला और हालात इतने बिगड़ गए कि सांसदों के बीच हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। पहले बहस, फिर धक्का मुक्की और खींचातानी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं था। गुस्सा इतना बढ़ गया कि माननीय सांसद एक दूसरे के बाल खींचने लगी और न सिर्फ बाल खींचे बल्कि हाथापाई भी शुरू हो गई। इस दौरान स्पीकर साहब भी बेबस नजर आ रहे थे। फिर क्या था, गुस्सा चरम पर पहुंच गया और बात मारपीट तक। सांसदों में महिलाएं ज्यादा थी जो एक दूसरे के बाल खींच रही थी। कुछ और लोग भी मौके पर थे जो इस खींचतान को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जो संसद में हुए इस संग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये विरोध ट्रांसपेरेंसी संस्थान को भंग करने के प्रस्ताव के खिलाफ था, जो बाद में हिंसक हो गया। विरोध विवाद में बदल गया और संसद के अंदर से ये तस्वीरें आएंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आज एक राहत भरी खबर मिली। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों के खिलाफ ईडी की दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट में ईडी की शिकायत खारिज होने को कांग्रेस सोनिया और राहुल गांधी की जीत बता रही है। इसे सत्य की जीत बता रही है। झूठे, घटिया, गंदे आरोप लगाए गए सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, सत्य की विजय। कांग्रेस की खुशी कोर्ट के उस आदेश की लाइनों में छिपी हुई है जिसमें कहा गया है कि मामला किसी एफआईआर नहीं बल्कि एक व्यक्ति की निजी शिकायत पर आधारित है और एक व्यक्ति की दर्ज शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। हालांकि जहां कांग्रेस इस आदेश को अपनी जीत करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ फौरी राहत है। कोर्ट सारे मटेरियल को एग्जामिन करेगा, उसके बाद उसका ओपिनियन लेगा। अभी एक टेम्पररी राहत है, इससे बहुत खुश होने की बात है। नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें एसोसिएट जनरल लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है।
राजधानी दिल्ली में ना तो प्रदूषण कम हो रहा है और ना ही प्रदूषण को लेकर उसके खिलाफ विपक्ष का विरोध। अब एक नए तरीके का विरोध सामने आया है। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज थाली और चम्मच लेकर प्रदर्शन करते आज दिखाई पड़े। मुद्दा प्रदूषण और निशाने पर थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सीएम रेखा गुप्ता। दरअसल आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन दिल्ली सचिवालय के बाहर किया और चम्मच से थाली बजाकर विरोध किया। आपका कहना है उनका ये प्रदर्शन सरकार की नाकामी और जनता के स्वास्थ्य के प्रति उनकी उदासीनता के खिलाफ है। वहीं बीजेपी सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हम बेईमान सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला कर लिया है कि अब दिल्ली में कल से बिना पीयूसी वाली गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। श्रीलंका को साल 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कैप्टन अर्जुन रणतुंगा का भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना तय है। रणतुंगा से जुड़े भ्रष्टाचार का ये मामला तब का है जब वो श्रीलंका सरकार में पेट्रोलियम उद्योग मंत्री थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति एंटी करप्शन अभियान चला रहे हैं और इसका लक्ष्य पहले हुई गलतियों को सुधारना है। इसी अभियान के चलते रणतुंगा का नाम सामने आया। एंटी करप्शन कमेटी ने श्रीलंका कोर्ट को बताया 2017 में अर्जुन रणतुंग पेट्रोलियम मंत्री थे। उनके भाई धम्मिका सीपीसी के चेयरमैन थे। दोनों ने मिलकर तेल की लॉन्ग टर्म टेंडर की प्रक्रिया को रद्द किया और स्पॉट टेंडर से 27 बार तेल खरीदा, जिससे सरकार को 800 मिलियन श्रीलंकाई रुपए का नुकसान हुआ। भ्रष्टाचार के आरोप में रणतुंगा के बड़े भाई धम्मिका को 15 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। तो वहीं अर्जुन रणतुंगा इस मामले के दूसरे आरोपी हैं। श्रीलंका में नहीं होने के कारण गिरफ्तारी लंबित है। देश में वापस आने के बाद गिरफ्तारी होगी। अगली सुनवाई 13 मार्च 2026 को होगी। अर्जुन कहाँ है किसी को नहीं पता और वो कब श्रीलंका आएंगे किसी को नहीं पता। नवंबर में मामला बढ़ने के बाद से ही फरार है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते आतंकी बौखलाए हुए हैं। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए कब्रिस्तान को भी नहीं बख्श रहे हैं। श्रीनगर के नाटीपोरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को जो बरामद हुआ उसने टेरर के कब्रिस्तान प्लान को एक्सपोज कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कब्रिस्तान से सुरक्षा बलों को जो तबाही वाला सामान मिला उसमें AK-47 के 10 जिंदा कारतूस, 1 चीनी हैंड ग्रेनेड, 100 ग्राम गन पाउडर, 20 आपत्तिजनक पोस्टर थे। दरअसल सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरह आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया हुआ है, घाटी से टेरर इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ा जा रहा है, उससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। आतंकियों की इस बौखलाहट को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने के लिए कश्मीर के 7 जिलों में 12 ठिकानों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने रेड की। सीआई के लगातार पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में ऐसी जगहों पर छापामारी कर रही है जहां पर ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के मामले सामने आए हैं और अहम बात उसमें ये है कि उस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के ज़रिए जो है कश्मीर के युवाओं को ल्यूर किया जाता है और उन्हें टेररिज्म में धकेला जाता है। सीआईके ने इन ठिकानों से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और डेटा स्टोरेज डिवाइस समेत कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म करने का ऑपरेशन जारी है। उधमपुर में जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को घेर लिया है। ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बल हर जगह की सघन तलाशी ले रहे हैं जहां आतंकियों के होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंक को उसके अंजाम पर पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए उनकी तलाश कर रहे हैं और बहुत जल्द मसूद के 3 आतंकी गिर जाएंगे। सोमवार की शाम कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इस दौरान एसओजी के जवान अहमद पठान शहीद हो गए, वहीं 2 जवान घायल भी हुए हैं। इस सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक आतंकी भी घायल हुआ है। आप ये पूरे घने जंगल का जो इलाका है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे बड़े बड़े दरख्त हैं, पेड़ हैं और इसमें कई सारी ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जिसमें आतंकी जो है वो आड़ ले रहे हैं और लगातार अपनी लोकेशन जो है बदल रहे हैं। ये इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और हर उस जगह की सघन तलाशी ली जा रही है जहां आतंकी छिपे हो सकते हैं। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी के रूप में महान मित्र मिला है, ये ट्रंप का कहना है। भारत प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। भारत अद्भुत देश है। भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदार है। हालांकि ट्रंप की बातों पर भरोसा करना बहुत विश्वसनीय नहीं होता है, क्योंकि ट्रंप
हर रोज सुबह उठते हैं और कुछ नया बयान दे देते हैं, लेकिन आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, भारत की तारीफ की है, अद्भुत देश भारत को कहा है, रणनीतिक साझेदार भी माना है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है? बात आंदोलन तक पहुंच गई है। आखिर क्यों काशी के संत सीएम योगी के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। काशी के संतों का गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि नगर निगम ने मठ मंदिरों को टैक्स भरने का नोटिस जारी कर दिया है। अधिक मठों और मंदिरों को लाखों रुपए के बकाया हाउस टैक्स, सीवेज टैक्स और पानी के टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा गया है और अल्टीमेटम 15 दिन का दिया है, जिससे साधु संत भड़क गए हैं। धर्म के पालन में लगे हुए मठ मंदिर हैं, अगर उनसे कर लिया जाएगा तो ये औरंगजेब की तरह जजिया कर के रूप में होगा। टैक्स न भरने पर कुर्की करने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद काशी के संतों ने देश भर के संतों से समर्थन मांगा है। इसके लिए 20,000 संतों को पत्र भी भेजा है। काशी से आवाज उठ चुकी है। कल पूरी संत समाज काशी की बैठेगी। इसके बाद आंदोलन का रूप तय होगा कि हम लोग क्या करेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे या कोई आंदोलन करेंगे। संतों ने सीएम से हस्तक्षेप की मांग की है। अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो कुछ दिनों में सड़कों पर साधु संतों का बड़ा आंदोलन दिख सकता है। मध्य प्रदेश के सागर में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया और हंगामे की वजह है फहीम नाम के एक शख्स का एक हिंदू बेटी के घर में आग लगा देना, जिसमें 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। और इसी के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा अब उबाल पर है। हाथों में तख्तियां हैं, जुबान पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी है, हिंदुओं से उठ खड़े होने की अपील है। सागर की सड़कों पर उतरे ये हिंदू संगठन के वो लोग हैं जो सागर की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। आरोपी फहीम पर एक्शन की मांग कर रहे हैं और एक्शन ना होने पर खुद ही बुलडोजर वाली वार्निंग दे रहे हैं। आवेदन हो गया, निवेदन हो गया, अब धनादन होगा। न्याय नहीं मिला, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन होगा। हम लोग खुद बुलडोजर चलाएंगे और फांसी की सजा होने। दरअसल फहीम नाम के शख्स पर हिंदू लड़की को परेशान करने का आरोप लगा है। लड़की के बार बार मना करने पर आरोपी ने उसके घर में आग लगा दी थी, जिससे उसका घर जलकर खाक हो गया। वहीं घर में मौजूद उसके 2 भाई और बहन झुलस गए थे। अस्पताल में दोनों भाइयों की मौत हो गई। वहीं लड़की अस्पताल में जिंदगी मौत से जंग लड़ रही है और इसी घटना के बाद अब सागर में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल अब ये तस्वीर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सूबे में भी दिखाई दी है, जहां प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण को साफ किया। हालांकि कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर यहां पर हुई है। रांची के रिम्स इलाके में ये घर अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसे बुलडोजर प्रहार से ढहा दिया गया। खूबसूरत घर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। जिन लोगों का घर टूटा है वो सारे कागजात को देख करके ही ये निर्णय लिया गया है और हाईकोर्ट ने अगर लिया है डिसीजन तो एक जेन्युइन ग्राउंड पे लिया है डिसीजन। कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है, जिसमें कोर्ट ने रिम्स इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस को नोटिस दिया गया था और आज बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई देगा। हालांकि कार्रवाई को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि बिल्डर ने उन्हें घर दिए थे, लेकिन प्रशासन का साफ कहना है कि ये अतिक्रमण है जो खटकर रहेगा। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जाधारियों के उल्टे दिन, उल्टी गिनती यूं कहिए कि शुरू हो चुकी है। शहर शहर अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर आक्रमण की ताजा तस्वीरें कानपुर से हमें मिली हैं, जहां कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए की जमीन पर बने 75 अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ये 75 अवैध मकान बन रहे थे उस समय क्या पुलिस प्रशासन सोया हुआ था? माफिया अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसकी और उसके गुर्गों की संपत्ति अभी भी मौजूद है और उन्हीं संपत्तियों को जब्त कर मिट्टी में मिलाने का काम भी जारी है। प्रयागराज में अतीक के गुर्गों की अवैध प्लॉटिंग पर आज बुलडोजर चलाया गया। 15 बीघा में बना ये वो कब्जा है जो अतीक अहमद के गुर्गों ने कर रखा था, लेकिन जैसे ही योगी सरकार को पता लगा, पीडीए को जांच का ऑर्डर दे दिया गया। जांच में जब अवैध प्लॉटिंग होने का खुलासा हुआ तो बुलडोजर स्टार्ट हो गया और सीधे अतीक के गुर्गों ने बनाई गई इस जगह पर गया। 15 बीघा में बनी इस प्लॉटिंग की कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाने के साथ ही अतीक के गुर्गों इमरान जानू और मकसद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अपराध किया है तो फिर कार्रवाई तो होकर रहेगी। ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान के सीकर में, जहां प्रशासन ने एक बदमाश के अवैध साम्राज्य को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बदमाश एक गैंग वॉर में शामिल था।
ये तस्वीरें मुनादी कर रही हैं, अगर अपराध किया है तो कार्रवाई होकर ही रहेगी। खंभे तोड़ दिए गए, दीवारें गिरा दी गई और छत जमींदोज कर दी गई। एक्शन हुआ सीकर के भदवासी गांव में, जहां पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी श्रवण भदवासी की 4 दुकानों को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्त कर दिया। इस दौरान किसी तरह की कोई घटना ना हो, इसलिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। बता दें कि झुंझुनू खिरोड़ गांव में गैंगवार हुई थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी और उस गैंगवार में ये भादवासी का श्रवण शामिल था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी श्रवण भादवासी की दुकानों में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी हुई है। दोनों थाईलैंड से दिल्ली लाए गए हैं। फिलहाल गोवा पुलिस की कस्टडी में है। कोर्ट में मीडिया के सामने हाथ जोड़ते नजर आए लूथरा ब्रदर्स। यहां से गोवा पुलिस ट्रांजिट की डिमांड करेगी। घटना को लेकर पछतावा है, भागे क्यों थे, भागे क्यों, हाथ जोड़ने से हुए कुछ, भागे क्यों, घटना को लेकर पछतावा है, भागे क्यों थे, भागे क्यों, हाथ जोड़ने से हुए कुछ, भागे क्यों, घटना को लेकर पछतावा है, भागे क्यों थे, भागे क्यों, हाथ जोड़ने से हुए कुछ, भागे क्यों, घटना को लेकर पछतावा है, भागे क्यों थे, भागे क्यों, हाथ जोड़ने से हुए कुछ। लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग की दुश्मनी ग्लोबल गैंग वॉर में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्लेयर राणा बालाचौरिया की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या की जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बम्बीहा गैंग ने। इसके बाद अब लॉरेंस गैंग भी चुप बैठने वाला नहीं है। 10 दिन पहले जिस घर में खुशियों की शहनाई बजी थी, वहां अब मातम पसरा हुआ है, क्योंकि कबड्डी प्लेयर राणा बलचौरिया को उस वक्त गोली मार दी जब वो एक टूर्नामेंट में पहुंचे थे। हमलावर सेल्फी का बहाना बनाकर राणा के पास पहुंचे और दनादन गोलियां दाग दी। मोबाइल वीडियो में गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। जैसे ही गोली मारी गई, हड़कंप मच गया। राणा को समर्थक अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। हत्या की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने एक पोस्ट डालकर ली है। गैंग का कहना है कि ये सिद्धू मूसेवाला मर्डर का बदला है, क्योंकि इसने मूसेवाला के हत्यारों को पनाह दी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी में कई लोगों की जान जा चुकी है। राणा की हत्या भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि बम्बीहा गैंग ने लॉरेंस से बदला लेने का ऐलान किया है और अब लॉरेंस गैंग भी चुप बैठने वाला नहीं है। गैंगस्टर्स की इस दुश्मनी में कई कबड्डी प्लेयर्स की हत्या हो चुकी है। साल 2025 की बात करें तो इस साल अब तक 4 कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या हुई है। पंजाब की बात करें तो नवंबर 2025 में तरनतारन सुखविंदर सिंह की हत्या हुई है। 31 अक्टूबर 2025 लुधियाना में तेजपाल की हत्या हुई है। 6 जून 2025 पंचकुला सोनू नोल्टा पर फायरिंग हुई है। 23 सितंबर 2023 कपूरथला हरदीप सिंह का मर्डर हुआ है। 14 मार्च 2022 जालंधर संदीप नांदल की हत्या हुई है। अप्रैल 2022 पटियाला प्लेयर धर्मेंद्र सिंह की हत्या। मई 2020 कपूरथला अरविंदर जीत सिंह पड्डा का मर्डर हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो लगातार खराब हो रही है। दिल्ली में एक बार फिर गोलियां चली हैं। आज दिल्ली का जाफराबाद डबल मर्डर से दिल्ली थर्रा गई। ऑटोमेटिक पिस्टल से लैस हमलावरों ने 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। हत्या पुरानी रंजिश से जोड़कर देखी जा रही है। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए करीब 48 राउंड फायरिंग की गई। हत्याकांड को उस वक्त अंजाम दिया गया जब दोनों भाई नदीम और फाजिल स्कूटी से अपने घर जा रहे थे। तभी बाइक से आए बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की। 1-2 नहीं बल्कि 48 राउंड फायर किए गए। उसमें से कई जिंदा कारतूस भी मिले हैं। यहाँ पर स्कूटी खड़ी थी और इसी जगह पर दोनों जो नदीम और फाजिल है उनकी हत्या की गई। फाजिल के परिवार का दावा है कि हत्या करने वाला कोई और नहीं, उनकी बुआ का लड़का असद है जो एक गैंग चलाता है। पुरानी रंजिश में उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर दोनों सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। सगी फुप्पो का बेटा है जिसे हमने खुद देखा है। जब मैं नदीम को यहाँ से लेकर जा रहा था और उसमें सांसें थी, उसने मेरे से यही कहा असद असद। पुलिस तहकीकात की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी बर्बरता से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मरने वाले भाइयों में एक अपाहिज भी था, उसे हत्यारों ने 15-20 गोलियां मारी। मैक्सिको में एक बड़ा विमान हादसा का शिकार हो गया है। प्राइवेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये दुर्घटना हुई है। हादसे में कम से कम 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है। आसमान से प्लेन तेजी के साथ जमीन पर आ रहा है और सीधा एक बिजनेस यूनिट की छत से टकरा गया। इस टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। आग लगते ही काले धुएं का ऊंचा गुबार उठा जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई।
मैक्सिको और टोलुका नगर पालिका की इमरजेंसी सेवाओं ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव काम शुरू किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि फायर फाइटर्स को इस पर काबू करने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा। कुछ दिनों पहले बरेली में एक युवती ने ये कहकर शादी तोड़ दी थी कि दूल्हे का परिवार 20 लाख रुपए कैश और एक कार की डिमांड कर रहा है, लेकिन अब उस दूल्हे का पक्ष भी सामने आया है और उसे शादी टूटने की जो वजह बताई है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दूल्हे का कहना है कि शादी टूटने की वजह दहेज है ही नहीं। फेरे से ठीक पहले दुल्हन ने ही हंगामा करते हुए शादी से मना किया था और इसकी वजह थी दूल्हे का मोटा होना। दूल्हे की माने तो लड़की वाले शुरू से ही उसकी बॉडी शेमिंग करते थे। दरवाजे पे पापा से बोला गया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए हम लोग को और एक ब्रेजा कार चाहिए। उसके बाद जो गाली गलौज भी की उन लोगों ने पापा वगैरह के साथ। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, मेरे परिवार को इंसाफ मिले। वो लोग शुरू से इस बात को ट्रोल करते थे कि आप अपना वेट कम कीजिए। जब वेट की बात थी तो आपको जब दिखाया था तो मैंने अपनी बॉडी कहीं और रख के तो आया नहीं। बरेली में दहेज के लिए टूटी इस शादी की जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब पुलिस भी जांच कर रही है किसके आरोप सच्चे हैं और कौन झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और तंदूरी रोटी या तंदूरी चिकन या कोई भी ऐसी चीज़ खाने के शौकीन है जो तंदूर पर बनती है, तो फिर कुछ दिनों के लिए इस जायके को आपको भूल जाना चाहिए। अब टिक्का, सोया चाप और तंदूरी रोटी का मजा आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार को ऐसा लगता है कि इस तंदूर से प्रदूषण फैलता है। दिल्ली में किसी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर तंदूर का अगर इस्तेमाल होगा तो फिर मालिक की खैर नहीं। क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के कारण डीपीसीसी ने साफ निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में तंदूरों का इस्तेमाल तुरंत बंद किया जाए। तंदूर से कितना प्रदूषण फैलता है और इससे बैन क्यों किया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। कोयला या लकड़ी जलाने से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जिसमें PM 2.5 और PM 10 जैसे छोटे छोटे जहरीले कण होते हैं। ये हवा को बहुत गंदा कर देते हैं। दिसंबर में ठंड ज्यादा होती है और हवा कम चलती है, इसलिए धुआं नीचे ही रह जाता है और घना स्मोक बन जाता है। ये नियम ग्रैब का हिस्सा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जांच करें और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी ढाबा, होटल या रेस्टोरेंट कोयला या लकड़ी का इस्तेमाल न करे। नई गाइडलाइन के तहत गैस, बिजली और स्वच्छ ईंधन से चलने वाले तंदूर अपनाने होंगे। डीपीसीसी ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अनदेखी करने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में छेड़छाड़ का एक और मामला सामने आया है और मंचलों की ये हरकत डायरेक्ट उत्तर प्रदेश पुलिस को लिए एक चुनौती है। शायद ये आरोपी भूल गए हैं कि 4 दिन पहले ही हाथरस के शहीदों का पुलिस ने वो इलाज किया था जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। 12 दिसंबर को छात्रा से छेड़छाड़ करने वालों की योगी फोर्स ने अच्छे से मरम्मत कर दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से हाथरस से ही छेड़खानी की वारदात सामने आ गई है। ये मामला सिकंदर राव कस्बे का है, जब एक नाबालिग से छेड़खानी करते हुए शोहदा कैमरे में कैद हुआ। वीडियो में देखिए कैसे नाबालिग जा रही है और उसके पीछे पीछे आरोपी जा रहा है। सुनसान जगह देखकर वो उसे उठाकर ले जाने लगता है। इस दौरान नाबालिग विरोध करने के साथ ही चिल्लाने लगती है, जिससे डर के मारे मंचला भाग खड़ा होता है। हम आ रहे थे अपने भाई को छोड़ के, पीछे से एक लड़का आया, हम भाग गए छोड़ के, हम तड़प रहे थे तो हम अपने मामा के पास भाग गए। आरोपी का चेहरा सीसीटीवी में कैद हो चुका है और योगी की पुलिस आरोपी को ढूंढने निकल चुकी है और अगले कुछ घंटों के बाद ही आरोपी हाथ जोड़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ यूपी में मंजूर नहीं है। और देखिए इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, इसी खबर से जुड़ी हुई हाथरस में छेड़छाड़ के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने आरोपी जीशान को गोली मार दी है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी जीशान घायल हुआ है। छेड़छाड़ का ये पूरा मामला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और देखिए अब आप इस तरीके की हरकत को अंजाम देंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस क्या हाल करेगी, वो इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार भी पुलिस का जो मॉडल है वो योगी मॉडल की राह पर ही चल रहा है। 24 घंटे पहले चंदेबाजों का जुलूस निकाला था तो आज फायरिंग करने वालों को सबक सिखाया गया और सरेराह कानून की ताकत भी समझाई गई। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ा कर चल रहे ये शाहबेज और फरदीन हैं। दोनों खुद को कानून के ऊपर समझ रहे थे, लेकिन मोहन फोर्स ने बता दिया कि कानून को हाथ में लेने का अंजाम क्या होगा। दोनों आरोपियों को पहले मरम्मत की और फिर बीच बाजार परेड लगवा दी। दरअसल आरोपियों ने 4 दिन पहले शादी समारोह से लौट रहे एक परिवार पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी। वारदात में शामिल 2 आरोपी तो पकड़े गए हैं, लेकिन 5 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और जल्द ही इनके इलाज की खबर भी आने वाली है।
उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, लेकिन अब इस ऑपरेशन के टारगेट पर वो अपराधी हैं जो इनामी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर एक्शन लेते हुए इनामी बदमाशों को चलने लायक नहीं छोड़ा है। सीएम योगी का अल्टीमेटम है, अपराध का ग्राफ बिल्कुल नीचे होना चाहिए, इसलिए अब टारगेट पर इनामी अपराधी आ गए हैं। संभल में इनामी इमरान के बाद नंबर शामली के 25,000 के इनामी आदर्श का आ गया है, जिसे मुठभेड़ के बाद लंगड़ा कर दिया है। आरोपी चोरी, लूट जैसे कई मामलों में शामिल था और पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। योगी की पुलिस के लिए मजहब मायने नहीं रखता, बल्कि उसे सिर्फ अपराधी नजर आता है। तभी तो आदर्श के बाद सहारनपुर में 25,000 के शौकीन का हाफ एनकाउंटर कर दिया। गोकशी के मामले में लिप्त शौकीन से हथियार, बाइक जब्त की गई है। वहीं पुलिस ने 2 और जगह एक्शन लिया है। बरेली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है, तो बलिया में मासूम का अपहरण करने वाले की मरम्मत कर दी। आरोपी सलमान के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मां ने हैवान का रूप ले लिया और अपनी 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंक दिया। हर कोई इस दर्दनाक घटना की चर्चा कर रहा है, तो वहीं पुलिस ने इस जल्लाद मां को हिरासत में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। ये उसी बच्ची की तस्वीर है जिसे उसकी मां ने मौत के घाट उतार दिया। बच्ची कितनी प्यारी और मासूम है, लेकिन उसकी मां उतनी ही बड़ी जल्लाद। मां का कलेजा एक बार भी नहीं कांपा अपनी ही बच्ची को तीसरी मंजिल से फेंकने में। बच्ची इतनी ऊपर से गिरी कि वो पूरी तरह लहूलुहान हो गई और तड़पने लगी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह मासूम को पास के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। वही हैवान मां के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के प्राइवेट कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया और हंगामे की वजह थी मेस में मिल रहा गंदा खाना। छात्रों ने आरोप लगाया कि कैंटीन की तरफ से जो खाना परोसा जा रहा है उसमें कीड़े हैं। इसके सबूत भी छात्रों ने दिखाए। गुस्साए छात्रों ने गैस में रखे खाने को फेंकना शुरू कर दिया और कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। छात्रों का कहना था कि महंगी फीस लेने के बावजूद भी उन्हें खराब खाना खिलाया जाता है। इतना ही नहीं, छात्रों ने खाने में कीड़े होने के भी सबूत दिखाए। ये देखिए, कौन खाएगा भाई? ऐसे कीड़े खा के मरना है क्या किसी को? गुस्साए छात्रों ने मेस में जमकर हंगामा किया। उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। खिलवाड़ नहीं ना होगा हम लोग की जिंदगी के साथ। अभी हम बताते हैं, आप लोग बहुत बोलते हैं। हालांकि कॉलेज मैनेजमेंट ने अपनी इस मामले में चुप्पी साधी रखी है। कॉलेज की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ कस्टडी में 3 आरोपी बेखौफ होकर रील बनाते नजर आए और कानून की मजाक भी उड़ाते रहे। इन सभी पर इलाके में शांति भंग करने का आरोप है। घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। वो मूंछ को ताव देते हुए कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। जो जेल गए वो एमएलए एमपी बन गए। एक दबंगई गाने की धुन पर कस्टडी में होने के बावजूद रील बना रहे हैं। कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? इनके चेहरे से पता चल रहा है इनको कानून का बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि जो गाना उनकी रील में बज रहा है वो प्रशासन और कानून का मजाक बना रहे हैं। थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। तीनों को अदालत में पेश किया गया। जमानत प्रक्रिया के दौरान ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इन आरोपियों के खिलाफ जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज एक भीषण हादसा हुआ। कोहरे ने एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर चीख पुकार मचा दी। हादसे में कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। क्योंकि हादसा इतना भयंकर था कि आसपास का इलाका भी आग से लाल दिखाई दिया। जिसमें से 7 ब्लू डेकर की बस थी, इसके अलावा एक रोडवेज की बस और एक कार थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिसके कारण एक के बाद एक 9 वाहन आपस में टकरा गए और वाहनों में आग लग गई। चीख पुकार मच गई और कई लोग बसों के अंदर फंस गए। जिसने भी ये हादसा देखा वो सहम गया। बसों में सवार यात्रियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। ये देखिए किस तरह बस जलकर खाक हो चुकी है। मौके पर रेस्क्यू टीम और पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्रेन की मदद से जली बसों को हटाया गया। कोहरे में रफ्तार नहीं, सावधानी जरूरी है, वरना नतीजा ऐसा होने में देर नहीं लगती। घना कोहरा अब सड़कों पर जानलेवा साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग एक्सप्रेसवे और शहरों से एक के बाद एक दर्दनाक हादसों की खबरें भी सामने आई, तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें कई लोगों ने अपनी जान आज गंवा दी। उन्नाव से लेकर बाराबंकी तक कोहरे की सफेद चादर कहर बनकर बिछ रही है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की तरफ जा रही एक फॉर्च्यूनर
टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकरा गई और बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। उधर एटा में भी घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम थी और तेज रफ्तार एम्बुलेंस सीधे एक दुकान में जा घुसी। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर जख्मी हो गया। वहीं बाराबंकी में भी घने कोहरे के बीच ओवरटेक करने की कोशिश जानलेवा साबित हुई। आर्टिगा और स्कॉर्पियो की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घटनाओं में एक बात साफ है, कोहरा हादसों की बड़ी वजह बन रहा है, तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी जिंदगी छीन सकती है। बढ़ते कोहरे के कारण 28 फरवरी तक 28 एक्सप्रेस और 16 पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। 20 ट्रेनों के फेरों में कटौती की गई है और करीब 50 ट्रेन लेट चल रही हैं। वहीं 200 से ज्यादा फ्लाइट्स को भी रद्द करना पड़ा है और 5 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। साथ ही स्कूलों का समय भी बदला गया है। 5वीं से 8वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कुछ जगहों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल चलेगा। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें जंगल का सबसे बड़ा शिकारी खुद शिकार बनते बनते बचा है। अचानक ऐसा पासा पलटा कि खूंखार शिकारी खुद मौत को छूकर वापस लौटा है। 18 सेकंड का ये वीडियो बेहद चौंकाने वाला है। यहाँ पानी की तरफ बाघ घात लगाकर मगरमच्छ पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन पासा पलट गया और अचानक से ही मगरमच्छ हमला कर देता है। पल भर के लिए ऐसा लगता है कि बाघ फंस गया हो, लेकिन अपनी ताकत और फुर्ती से बाघ खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद बाघ झाड़ी के पीछे ही रहता है। ये वीडियो बताता है कि जंगल में शिकारी भी हर पल खतरे में रहता है। यहाँ कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यहाँ हर शिकारी भी शिकार बन सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि आवारा कुत्तों का आतंक अक्सर देखने को मिलता रहता है। आपने भी देखा होगा। ऐसा ही आतंक का एक भयानक वीडियो अब सामने आया है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। यहाँ कई कुत्तों ने मिलकर एक बंदर पर जानलेवा हमला बोल दिया। एक शख्स गली से निकल रहा है। एक बंदर वहां पर मौजूद कुत्तों के बीच फंस जाता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, 4 कुत्ते उसे घेर लेते हैं और अपने जबड़ों में दबोच लेते हैं। बंदर चिल्लाता रहता है, लेकिन कुत्ते उसे नहीं छोड़ते। इस दौरान बंदर छुड़ाने भी आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। इस दौरान 3 और कुत्ते मौके पर पहुंच जाते हैं और वो भी उस पर हमला करने लगते हैं। एक बंदर पर 6 कुत्ते हमला कर रहे हैं और बंदर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इन आवारा कुत्तों ने सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि इंसान को भी परेशान कर रखा है। कई बार तो ऐसा देखा गया है ये आवारा कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते राहगीरों पर भी हमला कर देते हैं, जिससे परेशान होकर अब स्थानीय लोगों ने भी जिला अधिकारी को पत्र लिख समस्या से समाधान की गुहार लगाई है। किसी भी परिस्थिति में अवसर कैसे ढूंढा जाता है वो पुणे के लोगों से पूछना चाहिए। यहाँ के लोगों ने लीक होती पानी की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन को कार वॉश सेंटर बना दिया और जिससे भी मौका मिला वो अपनी गाड़ी यहाँ पर वॉश करके चलता बना। तेज धार से पानी निकल रहा है और उस पानी से एक शख्स अपनी गाड़ी धो रहा है और फिर वो शख्स गाड़ी आगे ले जाता है, बैक करता है और गाड़ी की दूसरी साइड से भी ऐसे ही पानी से धोता है। इसके बाद एक और शख्स गाड़ी बैक करके लाता है, पानी की धार के सामने गाड़ी रोकता है और जब पानी से गाड़ी धुल जाती है तभी तीसरा शख्स गाड़ी लेकर आता है, गाड़ी को पानी के सामने खड़ा करता है, चारों ओर से गाड़ी धोता है और फिर चला जाता है। इस दौरान कुल 3 लोग गाड़ी लेकर आते हैं और धोते हैं और चले जाते हैं। ये वीडियो राजगुरुनगर का बताया जा रहा है। हालांकि इस दौरान कई लोग गाड़ी धोकर चले गए, लेकिन किसी ने भी पानी बर्बाद हो रहा है इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन जी न्यूज आपसे अपील करता है पानी बचाएं, क्योंकि आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिला अस्पताल में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक बच्ची के उपचार से इनकार कर देने पर डॉक्टर्स के साथ ये मामला आगे बढ़ा और भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। इन्होंने बस उनको भाई चाहिए, उन्होंने क्या चिल्ला के पड़े इन पे। ये बहस तब शुरू हुई जब जिला सचिव बिट्टू जंगेठी अपनी 6 साल की बेटी को सिरदर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे थे। इनका आरोप है कि बच्ची ने डॉक्टर के सहयोगी कर्मचारी को भैया कह दिया, जिस पर कर्मचारी भड़क गया और इलाज करने से मना करते हुए पुलिस बुलाने की धमकी दे दी। इसके बाद सैकड़ों किसान कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंच गए, अस्पताल परिसर में ही धरना शुरू कर दिया।
आखिरकार डॉक्टर ने किसानों से माफी मांगी, तब जाकर दोनों पक्षों में समझौता हुआ। अब इलाज इंसान का हक है और अस्पताल में सहजता सबसे पहली जिम्मेदारी, क्योंकि डॉक्टर से अगर मरीज डरेंगे तो व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक सड़क पर आग का कहर देखने को मिला। यूपी में एक कार में आग लग गई तो मध्य प्रदेश में एक ट्रक जलकर खाक हो गया, लेकिन दोनों ही हादसों में गनीमत ये रही कि ड्राइवर्स ने अपनी जिंदगी बचा ली। ये दो तस्वीर सड़क पर आग का तांडव दिखा रही है। पहली तस्वीर यूपी के देवरिया की है, जहां एक को देखते ही देखते आग का गोला बन गई, तो दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की शिवपुरी की है। यहाँ भी नेशनल हाईवे पर ट्रक में अचानक आग लग गई। पहले यूपी के देवरिया से आए इस वीडियो को देखिए। कार में आग की लपटें निकल रही हैं, आसपास लोग खड़े हैं और वीडियो बना रहे हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी कार में आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दे रहा है, तभी एक जोरदार धमाका होता है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। बताया जा रहा है कि ये हादसा देवरिया के हीरानंदपुर रोड के पास हुआ। वहीं आग का ये कहर एमपी के शिवपुरी में भी देखने को मिला। NH46 पर एक चलते ट्रक के कैबिन में अचानक आग लग गई। कमला एग्रो वेयर हाउस के पास हुई ये घटना। हालांकि समय रहते ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि ट्रक गुजरात से अहमदाबाद जा रहा था। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।